हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल SIA ऑनलाइन। मैं अभिषेक राय आज गुप्ता एंड गुप्ता बुक के सर्वेइंग के क्वेश्चन नंबर 126 टू 150 डिस्कस करेंगे। ये पार्ट नंबर 6 है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 126 है द 2 पॉइंट प्रॉब्लम एंड 3 पॉइंट प्रॉब्लम्स आर मेथड ऑफ। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, प्लेन टेबल सर्वेइंग में रिसेक्शन करने के लिए बहुत सारे मेथड्स होते हैं। उसमें आपका 2 पॉइंट प्रॉब्लम मेथड होता है, 2 पॉइंट प्रॉब्लम मेथड, 2 पॉइंट प्रॉब्लम मेथड एंड 3 पॉइंट प्रॉब्लम मेथड होते हैं, 3 पॉइंट प्रॉब्लम मेथड होता है। बैक साइटिंग होता है, बैक साइटिंग मेथड होता है। ट्रैवर्सिंग होता है, ट्रैवर्सिंग। ये क्या मेथड्स होते हैं? ये प्लेन टेबल सर्वेइंग में क्या होते हैं? आपका रिसेक्शन के लिए होता है। रिसेक्शनिंग होता क्या है? जो हमारा प्लेन टेबल सर्वे स्टेशन है ग्राउंड पे, उसको ड्राइंग पे प्लॉट करना विद द हेल्प ऑफ किसी डेटा के, यानी इंस्ट्रूमेंट स्टेशन को ड्राइंग पे लोकेट करना ही रिसेक्शनिंग कहलाता है। अब जो 2 पॉइंट प्रॉब्लम और 3 पॉइंट प्रॉब्लम होता है, ये क्या होता है? ये रिसेक्शन और ओरिएंटेशन दोनों में काम आता है। अब 2 पॉइंट प्रॉब्लम होता क्या है कि हमें इंस्ट्रूमेंट स्टेशन को ड्राइंग पे प्लॉट करना विद द हेल्प ऑफ 2 नोन पॉइंट जो कि ऑलरेडी ड्राइंग शीट पे प्लॉटेड है, तो ये 2 पॉइंट प्रॉब्लम कहलाएगा। 3 पॉइंट प्रॉब्लम में क्या होता है? 3 नोन पॉइंट से जो ऑलरेडी हमारी ड्राइंग पे प्लॉटेड है, इनके हेल्प से हम प्लेन टेबल स्टेशन को ड्राइंग पे लोकेट करते हैं। ठीक है, तो यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 127, द रिसेक्शन बाय 2 पॉइंट प्रॉब्लम एज कंपेयर टू 3 पॉइंट प्रॉब्लम। देखिए, जो 3 पॉइंट प्रॉब्लम होता है वो एक्यूरेट होता है कंपेरेटिवली 2 पॉइंट प्रॉब्लम, और लेस टीडियस प्रोसेस होता है और लेस टाइम लगता है। तो इसलिए जो 3 पॉइंट प्रॉब्लम होता है रिक्वायर मोर लेबर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 128, द मेथड्स यूज फॉर लोकेटिंग द प्लेन टेबल स्टेशन। जैसा हमने बोला, रिसेक्शनिंग प्रोसेस में हम प्लेन टेबल स्टेशन को ही ड्राइंग पे लोकेट करते हैं। उसके लिए कौन कौन से मेथड्स हो सकते हैं? तो पहला रेडिएशन मेथड, दूसरा ट्रैवर्सिंग, तीसरा इंटरसेक्शन, चौथा रिसेक्शन। तो आपको मैं बता दूं, जो रिसेक्शन होता है और ट्रैवर्सिंग होता है, ये क्या होता है? प्लेन टेबल लोकेट करने के लिए यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ऑप्शन 2 एंड 4 जो मिलेगा आपका, ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर। अब बात आती है रेडिएशन और इंटरसेक्शन क्या होता है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में डिस्कस भी किया है, रेडिएशन और इंटरसेक्शन प्रोसेस जो होते हैं ये पॉइंट्स के डिटेल को प्लॉट करने के लिए होते हैं। रेडिएशन और इंटरसेक्शन प्रोसेस, रेडिएशन प्रोसेस में हम क्या होता है? डिटेल प्लॉटिंग करते हैं, और इंटरसेक्शन होता है जो कि इनएसेसिबल पॉइंट्स के लिए यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, after fixing the plane table to the tripod, the main operation which are needed at each plane table stations। तो सबसे पहले जो हम प्लेन टेबल्स होते हैं, एक प्लेन टेबल होता है, प्लेन टेबल को हम ट्राइपॉड पे सेटअप करते हैं। आपका एक ट्राइपॉड होता है, इस पे आप क्या करते हो? प्लेन टेबल को सेटअप करते हो। ठीक है, सही बात है। तो सबसे पहले हमारा जो ये टेबल है, ये लेवल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? लेवल होना चाहिए। और इसके लिए यहाँ पे एक स्पिरिट लेवल भी लगा होता है। इसके लिए क्या होता है? एक स्पिरिट लेवल लगा होता है। तो सबसे पहले क्या होता है? हम इस टेबल को यहाँ पे क्या करते हैं? लेवल कर लेते हैं। अब लेवल कर, जब इस ट्राइपॉड पे रखे तो सबसे पहले हम टेबल को क्या कर दिए? लेवल कर दिए। इस टेबल को लेवल करने के बाद हम इस ट्राइपॉड को थोड़ी सी सेंटरिंग करते हैं। सेंटरिंग मतलब जिस स्टेशन पे लगा है उसको थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं ताकि प्रॉपर सेंटरिंग हो जाए। हम प्लम्बिंग फॉर्क का यूज करते हैं। और नेक्स्ट होता है ओरिएंटेशन। तो इस तरह से जो ऑप्शंस मिलेंगे, द करेक्ट ऑप्शंस होंगे नीचे 1 2 3, इस तरह बहुत सारे ऑप्शंस दे रखे हैं। तो जो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सही है, सबसे पहले हम क्या किए? लेवलिंग, नेक्स्ट सेंटरिंग, नेक्स्ट ओरिएंटेशन, यानी 1 3 एंड 2।
1/3 and 2, 1/3 and 2, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बाउडिच रूल इज अप्लाइड टू। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे हम दो ट्रैवर्सिंग में दो मेथड्स जनरली यूज करते हैं, एक बाउडिच है, एक ट्रांजिट रूल है। ठीक है, तो बाउडिच रूल क्या होता है, जब जो हमारा एंगुलर मेजरमेंट्स और लीनियर मेजरमेंट्स की प्रिसीजन लेवल सेम हो तो हम बाउडिच रूल अप्लाई करते हैं। क्या होता है, एन ओपन ट्रेवर्स फॉर ग्राफिकल एडजस्टमेंट, ए क्लोज ट्रेवर्स फॉर एडजस्टमेंट ऑफ क्लोजिंग एरर, डिटरमाइन द इफेक्ट ऑफ लोकल अट्रैक्शन, नन ऑफ द बाउडिच रूल इज अप्लाइड टू एन ओपन ट्रेवर्स फॉर ग्राफिकल एडजस्टमेंट, ए क्लोज ट्रेवर्स फॉर एडजस्टमेंट ऑफ क्लोजिंग एरर, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्या होता है कि जो हम ट्रेवर्सिंग करते हैं, ट्रेवर्सिंग में क्या होता है, क्लोज ट्रेवर्स में क्या होता है, स्टार्टिंग और फिनिश पॉइंट सेम होना चाहिए, या मतलब जिस क्लोज ट्रेवर्स का मतलब ये नहीं होता है कि वो कम्प्लीटली क्लोज हो। क्लोज ट्रेवर्स का मतलब ये होता है कि जो स्टार्टिंग पॉइंट और फिनिश पॉइंट जो लोकेटेड हैं, यदि हम ट्रेवर्सिंग करें तो स्टार्टिंग पॉइंट्स वहाँ से स्टार्ट हो और फिनिश पॉइंट जो ऑलरेडी डिसाइडेड हो वहाँ जाके समाप्त हो, तो उसे हम क्लोज ट्रेवर्स करते हैं। ठीक है, सपोज करिए कि मेरा एक ट्रेवर्स है, इस तरह हमने चला ए बी सी, तो इस तरह ए बी सी डी, ए से चला बी सी डी और फिर ए पे आके समाप्त कर गया, क्लॉकवाइज चला। ठीक, तो क्लोज ट्रेवर्स है, इसमें कोई एरर नहीं है। मैं यदि बोलूँ इस तरह कि एक ट्रेवर्स बनाना है जिसका स्टार्टिंग पॉइंट ए है और एंड पॉइंट ए है जेड, और आपने ऐसे चला और कुछ ऐसे बताया गया है और आपने फाइनली यहाँ पे आ गया, तो ये भी क्लोज ट्रेवर्स है। तो क्लोज ट्रेवर्स होने का मतलब है जो स्टार्टिंग और एंड पॉइंट्स हैं वो हमारा आपस में, स्टार्टिंग और एंड पॉइंट जो डिसाइडेड हैं वो हमारे अकॉर्डिंग टू द कैलकुलेशन वो मिले, तो क्लोज ट्रेवर्स है, तो उसमें एरर नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या होता है, बाउडिच रूल हो या ट्रांजिट रूल हो, वो दोनों हम क्या करते हैं, ट्रेवर्सिंग में यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं, जो हमारा क्लोज ट्रेवर्स होते हैं जो उसमें एरर्स होते हैं उनको एडजस्ट करने के लिए यूज करते हैं। और एक चीज़ और, बाउडिच रूल यहाँ पे यूज करते हैं जहाँ पे एंगुलर और लीनियर मेजरमेंट में इक्वल प्रिसीजन हो। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, if in a closed traverse the sum of north latitude is more than the sum of south latitudes and also the sum of west departure is more than the sum of east departures, the bearing of the closure line is in। देखिए ये क्वेश्चन इंजीनियरिंग सर्विसेज में आया है और बहुत ही रेप्यूटेड कोचिंग इंस्टीट्यूट, चाहे वो मेडिजी हो और कोचिंग, उसमें इसका सोल्यूशन गलत दे रखा है। सबसे पहली चीज़ देखिए क्या है, ये बोल रहे हैं कि क्लोज ट्रेवर्स, एक क्लोज ट्रेवर्स है। क्लोज ट्रेवर्स होने का मतलब यही हुआ, समेशन ऑफ लैटिट्यूड इज इक्वल टू 0, समेशन ऑफ डिपार्चर शुड बी 0। कह रहे हैं कि इस क्लोज ट्रेवर्स में है क्या, ऐसा है नहीं। कह रहे हैं कि सम ऑफ द नॉर्थ लैटिट्यूड्स इज मोर देन द सम ऑफ साउथ लैटिट्यूड्स। आप जब करते हो आप इसे नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट, the sum of north latitude is more than sum of south latitudes, इसका मतलब लाइन कुछ नॉर्थ में होगी। और जो हमारा डिपार्चर है वेस्ट डिपार्चर इज मोर देन द सम ऑफ ईस्ट डिपार्चर, तो जो हमारी लाइन कुछ होगी इसमें होगी, इसमें होगी। अब तक जो कह रहे हैं, लेकिन यदि ट्रेवर्स क्लोज्ड है तो क्लोजिंग लाइन किस में होना चाहिए, क्लोजिंग लाइन हमारा जो है इसके अपोजिट होना चाहिए, क्योंकि ये एरर है। क्योंकि यदि क्लोज ट्रेवर्स है समेशन ऑफ लैटिट्यूड एंड समेशन ऑफ डिपार्चर शुड बी 0, लेकिन ऐसा है नहीं, ये कह रहे हैं ऐसा है नहीं। क्यों, क्योंकि नॉर्थिंग हमारा ज़्यादा है, वेस्टिंग ज़्यादा है, तो लाइन हमारा नॉर्थ वेस्ट जोन में हुआ। और ये ट्रेवर्स क्लोज हो तो क्लोजिंग लाइन शुड बी साउथ ईस्ट, यानी साउथ ईस्ट में होना चाहिए। ठीक है, तो यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। बहुत जगह नॉर्थ ईस्ट क्वाड्रेंट दे रखा है, बट दैट इज रॉन्ग अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस। वो पूछ रहा क्लोजिंग लाइन शुड बी किस में होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द reduced bearing of line AB is north 60 degree west and length is 100 meter, then latitude and departure respectively of the line AB। आइए देखते हैं, ये आपका नॉर्थ साउथ एंड ईस्ट वेस्ट है।
इफ़ द बियरिंग ऑफ ए बी नॉर्थ साउथ, यानी एक क्वाड्रेंटल बियरिंग में है, आपकी लाइन कुछ इस तरह से है और ये 60 डिग्री है, ठीक है, एंड द लेंथ इज 100 मीटर, और लेंथ इसका 100 मीटर है। पूछ रहे हैं देन द लैटिट्यूड एंड डिपार्चर रिस्पेक्टिवली, तो लाइन ए है, ए आपका क्या होगा, डिपार्चर, डिपार्चर कितना हो जाएगा, डिपार्चर इज इक्वल टू 100 साइन 60, साइन 60 कितना हो रहा है, √3/2, चूँकि डिपार्चर निगेटिव एक्स डायरेक्शन में है तो ये माइनस हो जाएगा। अब लैटिट्यूड क्या होगा, 100 कॉस 60, कॉस 60 कितना हो जाएगा, 1/2, चूँकि पॉजिटिव डायरेक्शन में थे, पॉजिटिव, तो यानी आपका जो लैटिट्यूड है वो 100 × 1/2 यानी 50 हो जाएगा, और डिपार्चर क्या हो जाएगा, -100 × √3/2 यानी इज इक्वल टू हो जाएगा -86.6। तो इन्होंने पूछा क्या, देन द लैटिट्यूड एंड डिपार्चर, द लैटिट्यूड आपका +50 एंड डिपार्चर -86.6 मीटर, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, if the sum of northing of an traverse exceeds the sum of southing by 1 मीटर, यानी नॉर्थ में नॉर्थिंग साउथिंग से 1 मीटर ज़्यादा है, ठीक है, तो यानी कुछ हमारा लाइन ऐसे होगा, ठीक है, ये नॉर्थ में 1 मीटर, ठीक, सम ऑफ एक्सीड द सम ऑफ, ठीक है, सम ऑफ ईस्टिंग एक्सीड द सम ऑफ वेस्टिंग बाय द 1 मीटर, ईस्टिंग एक्सीड बाय वेस्टिंग, ईस्टिंग ये भी 1 मीटर, ठीक, द रिजल्टेंट क्लोजिंग एरर एंड इट्स बियरिंग रेस्पेक्टिवली, तो रिजल्टेंट क्या होगा, ये होगा, कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर यानी √2, चूँकि लाइन जो नॉर्थिंग और ईस्टिंग ज़्यादा है तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो यानी इसका लैटिट्यूड भी पॉजिटिव और डिपार्चर भी पॉजिटिव, तो इसका एंगल कितना हो जाएगा, ये थीटा इज इक्वल टू डिपार्चर अपॉन लैटिट्यूड, तो डिपार्चर 1 लैटिट्यूड 1, ये क्या है tan थीटा, तो थीटा बराबर 45 डिग्री, तो यानी कितना हो जाएगा, √2 नॉर्थ 45 डिग्री ईस्ट, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंगल बिटवीन द प्रोलॉन्गेशन ऑफ द प्रीसीडिंग लाइन एंड द फॉरवर्ड लाइन ऑफ ए ट्रेवर्स इज कॉल्ड, इसे हम क्या बोलते हैं, डिफ्लेक्शन एंगल। कैसे, सपोज करिए एक ट्रेवर्स है इस तरह से, इस तरह से, ऐसे, तो ए लाइन ए बी, ए सी डी, तो ए बी, यदि हम इसे क्लॉकवाइज में हम मूव कर रहे हैं, क्लॉकवाइज, तो आपका ए बी बी सी लाइन के लिए प्रीसीडिंग लाइन है, तो ए बी प्रीसीडिंग लाइन से आप जब बी सी सक्सीडिंग लाइन की तरफ, अच्छा ए बी को आप प्रोलॉन्गेशन करें, चूँकि ये प्रीसीडिंग लाइन है ये, और आपका सक्सीडिंग लाइन क्या है, बी सी, तो ये जो एंगल है डेल्टा, दिस इज कॉल्ड डिफ्लेक्शन एंगल, और ये क्या होगा, इंक्लूडेड एंगल। एक इंक्लूडेड एंगल डिपेंड करता है कि हमारा ट्रेवर्स क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज, तो आपका डिफ्लेक्शन एंगल ए हो गया। इसका जनरली पर्पज जो यूज होता है रेलवे में, रोडवेज में, ये डिफ्लेक्शन एंगल्स का बहुत यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांजिट रूल ऑफ एडजस्टिंग द कॉन्जिकेटिव कोऑर्डिनेट्स ऑफ ट्रेवर्स इज यूज्ड वेयर, जैसा कि हमने बताया ट्रेवर्सिंग में बाउडिच मेथड्स और ट्रांजिट मेथड यूज करते हैं। बाउडिच मेथड वहाँ पे यूज करते हैं जहाँ पे इक्वल प्रोसीजन इन एंगुलर मेजरमेंट्स एंड लीनियर मेजरमेंट्स में होते हैं। ट्रांजिट रूल हम वहाँ पे यूज करते हैं जहाँ पे एंगुलर मेजरमेंट में जो प्रिसीजन होता है मोर होता है कंपेरेटिवली द लीनियर मेजरमेंट्स में, यानी क्या है, एंगुलर मेजरमेंट्स आर मोर एक्यूरेट देन द लीनियर मेजरमेंट्स, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बाउडिच मेथड्स ऑफ एडजस्टिंग ए ट्रेवर्स इज बेस्ड ऑन एजम्पशंस दैट, देखिए क्या होता है कि बाउडिच मेथड में क्या होता है, लीनियर मेजरमेंट्स और एंगुलर मेजरमेंट्स में इक्वल प्रिसीजन होते हैं। तो जो हमारा, अच्छा E1 और E2 है क्या, E1 है आपका लीनियर मेजरमेंट्स में एरर, और E2 जो है एंगुलर मेजरमेंट्स में एरर्स है। तो लीनियर मेजरमेंट्स में जो एरर्स हैं, जितना आप लेंथ ज़्यादा मेजरमेंट्स करेंगे आपको उतना ज़्यादा एरर्स मिल सकते हैं। तो E1 प्रोपोर्शनल टू √L, L क्या है, मेजरमेंट लेंथ है,
और एंगुलर मेजरमेंट्स जो होता है वह इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है। तो यानी जो ऑप्शन ए है E1 प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट एल एंड E2 प्रोपोर्शनल टू 1 बाई अंडर रूट एल शुड बी करेक्ट आंसर। E1 क्या है? एरर इन द लीनियर मेजरमेंट्स एंड E2 क्या है? एरर इन द एंगुलर मेजरमेंट्स। अच्छा, एक चीज़ और बताते हैं, जब हम बाउडिच मेथड यूज करते हैं तो उसमें क्या होता है, हम जो करेक्शंस करते हैं कैसे करते हैं। सपोज करिए एक लाइन है जिसका लेंथ ए बी है, ये लाइन ए बी है जिसका लेंथ एल है। उसी तरह से बी सी है, सी डी है, डी ई है एंड लास्ट में ई है। इसी तरह से इसका L1 लेंथ है ए बी का, इसका L2 है, इसी तरह सब लाइन्स हैं। तो मान लेते हैं इस ट्रेवर्स का कुछ पेरीमीटर होगा, ठीक है, कितना हो जाएगा समेसन ऑफ एल। और ए बी लाइन में यदि हमें करेक्शन करना है तो इसका लेंथ L1 अपॉन समेसन ऑफ एल, चूँकि इसके लैटिट्यूड में करेक्शंस करना है तो समेसन ऑफ लैटिट्यूड। समेसन ऑफ लैटिट्यूड का मतलब ये हुआ कि सभी लाइंस का लैटिट्यूड और इस पर्टिकुलर लाइन का लेंथ अपॉन पेरीमीटर ऑफ ट्रैवर्स। इसी तरह डिपार्चर में हो जाएगा L1 अपॉन समेसन ऑफ एल। ये समेसन ऑफ एल जो होता है अर्थमेटिकल वैल्यू होती है इनटू समेसन ऑफ डिपार्चर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स ऑफ थियोडोलाइट ट्रेवर्सिंग इज सुटेबल फॉर लोकेटिंग द डिटेल्स विच आर फॉर अवे फ्रॉम ट्रांजिट स्टेशन। देखिए क्या है, सपोज करिए एक पॉइंट P है, काफ़ी दूर है, इनएसेसिबल पॉइंट है जहाँ पे हम लीनियर मेजरमेंट्स चेंज द्वारा नहीं कर सकते। आपके पास 2 पॉइंट्स हैं A और B। अब इसे लोकेट करना है तो हम 2 एंगुलर मेजरमेंट मेथड से कर सकते हैं, 2 थियोडोलाइट मेथड से। इधर से मान लो ये लाइन आपकी A B थी और A एंगल अल्फ़ा मेजर कर लिया और A एंगल बीटा मेजरमेंट कर लिया। तो ये सबसे बेस्ट मेथड होता है किसी इनएसेसिबल पॉइंट को लोकेट करना जहाँ पे हम चेनिंग या टेपिंग न कर पाएँ और वो पॉइंट काफ़ी दूर हो। तो पूछना विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स ऑफ थियोडोलाइट ट्रैवर्सिंग इज सुटेबल फॉर लोकेटिंग द डिटेल्स विच आर फॉर अवे फ्रॉम ट्रांजिट स्टेशंस। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, मेजरिंग एंगल्स टू द पॉइंट फ्रॉम एट ए लिस्ट 2 स्टेशंस। मेजरिंग एंगल्स टू द पॉइंट फ्रॉम एट लिस्ट 2 स्टेशन, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, ऑप्शन जो ए दे रखा है मेजरिंग एंगल एंड डिस्टेंस फ्रॉम 1 ट्रांजिट स्टेशन, ये हम तब यूज करते हैं जब हमारा डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा ना हो। और ऑप्शन सी क्या, मेजरिंग एंगल एट 1 स्टेशन एंड डिस्टेंस फ्रॉम अदर, ये भी जब हमारा जो पॉइंट्स हो फेयरली नियर हो तो ऑप्शन सी यूज करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सब्सटेंस बार इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर। देखिए जब हमारा इनएसेसिबल पॉइंट्स हो और उसके कोई हमारा सपोज करिए इंस्ट्रूमेंट है और यहाँ पॉइंट एक P है और इसके इंस्ट्रूमेंट से और इस पॉइंट के बीच में डिस्टेंस मेजर करना है, लेकिन ये पॉइंट इनएसेसिबल है, यहाँ पे जाकर चेनिंग या टेपिंग नहीं कर सकते। तो इस केस में हम क्या करते हैं, टेक्योमेट्रिक मेथड में हम सब्सटेंस बार यूज करते हैं। जनरली इंडिया में जो सब्सटेंस बार का लेंथ होता है 3.5 मीटर के आसपास होता है। तो हम क्या करते हैं, सब्सटेंस बार सपोज करिए इस तरह यूज कर लिए, ये सब्सटेंस बार है, इसका एक सिरा ए है एक सिरा ए है, मान लो जिस पॉइंट को लोकेट करना है, ठीक है, वो ए है, ठीक है। तो क्या करते हैं, एक बार इधर ऐसे करके और एक बार ऐसे करके ए वाला एंगल मेजर कर लेते हैं और एक बार ए वाला एंगल मेजर कर लेते हैं, अल्फ़ा और बीटा। इन दोनों एंगल मेजरमेंट से हम क्या करते हैं, ए डिस्टेंस निकाल लेते हैं। नहीं समझे, आइए देखते हैं। ऐसे सपोज करिए आपका ये सब्सटेंस बार है, यहाँ पे हमने इंस्ट्रूमेंट रखा, अब हमने इसके हेल्प से ए वाला एंगल मेजर कर लिया और ए वाला एंगल मेजर कर लिया। दिस इज अल्फ़ा, दिस इज बीटा। अब क्या होगा, इन 2 एंगल की मदद से हम ए डिस्टेंस निकाल लेते हैं। यही होता है सब्सटेंस बार का पर्पज, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, सब्सटेंस बार इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इन प्लेन एरियाज, मेजरमेंट ऑफ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इन अनडुलेटेड एरिया। तो यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट, सब्सटेंस बार इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंसेज इन अनडुलेटेड एरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, horizontal distance obtained by tachyometric observation
अच्छा, जो हम टेक्योमेट्री से डिस्टेंस मेजरमेंट करते हैं उसमें स्लोप एंड टेंशन करेक्शन नहीं होता। जब हम डिस्टेंस चेनिंग के द्वारा, टेपिंग के द्वारा मेजरमेंट करते हैं तो वहाँ पे स्लोप एंड टेंशन करेक्शंस आते हैं। तो क्या हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑब्टेन्ड बाय टेक्योमेट्रिक ऑब्जर्वेशन डोंट रिक्वायर स्लोप एंड टेंशन करेक्शंस। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल क्रॉस वायर्स इन ए स्टेडिया डायाफ्राम। देखिए टेक्योमेट्रिक जो होता है, टेक्योमीटर जो होता है वो एज ए थियोडोलाइट ही होता है। क्या डिफरेंस होता है, टेक्योमीटर में स्टेडिया डायाफ्राम होता है और थियोडोलाइट में नहीं होता। यानी टेक्योमीटर इज ए ट्रांजिट थियोडोलाइट विच हैविंग स्टेडिया डायाफ्राम। ठीक है, अभी जो आपका सिंपल डायाफ्राम होता है वो क्या होता है, ऐसे देखिए आपका ऐसे होता है, ए हॉरिजॉन्टल क्रॉस वायर, ए वर्टिकल क्रॉस वायर। लेकिन जब स्टेडिया डायाफ्राम होता है तो इसमें हॉरिजॉन्टल क्रॉस वायर्स हम एक ऊपर एक नीचे बढ़ा देते हैं जनरली। तो ये जो ऊपर और नीचे एक्स्ट्रा हॉरिजॉन्टल वायर्स हैं इन्हें बोलते हैं स्टेडिया वायर्स। जनरली ये सिल्क या प्लेटिनम वायर्स होते हैं। ठीक है, दो स्टेडिया वायर्स के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसे इंटरसेप्ट बोलते हैं, आई या एस के नाम से जानते हैं। ठीक है, द नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल क्रॉस वायर्स इन ए स्टेडिया डायाफ्राम। तो हॉरिजॉन्टल क्रॉस वायर्स यहाँ पे टोटल 3 है, टोटल 3 है क्योंकि टोटल क्रॉस वायर्स 3 है, एक तो ए और एक ए। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ स्टेडिया वायर्स 2 थे हॉरिजॉन्टल वायर्स, लेकिन टोटल हॉरिजॉन्टल वायर्स तो 3 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है ये हमारा टेक्योमेट्री मेथड्स है, इसमें पूछ रहे हैं कि कौन सा ऑप्शन सही है, विच वन स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो हम लोग देखते हैं कि मूवेबल हेयर मेथड द इंटरसेप्ट ऑन लेवलिंग स्टॉप, ऊपर 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 क्वेश्चन दे रखा होगा, आइए देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 41 है, इसमें आपको ये बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो आइए हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो मूवेबल हेयर मेथड द इंटरसेप्ट ऑन लेवलिंग स्टॉप इज केप्ट कांस्टेंट एंड स्टेडिया हेयर इंटरवल इज वेरिएबल। अच्छा, यहाँ पे एक्चुअली टेक्योमेट्री में हम दो तीन मेथड्स यूज करते हैं। एक मूवेबल हेयर मेथड होता है, एक फिक्स्ड हेयर मेथड होता है, एक टेंजेंशियल हेयर मेथड होता है। तो मूवेबल हेयर मेथड में क्या होता है, जो स्टेडिया वायर्स होते हैं उनके बीच का जो इंटरसेप्ट होता है वो चेंज करता है, जबकि स्टाफ का इंटरसेप्ट नहीं चेंज होता। कैसे, चलिए देखते हैं। सपोज करिए ये आपका एक इंस्ट्रूमेंट है, ये आपका टेक्योमीटर है, ये आई पीस, ये ऑब्जेक्टिव, कहीं डायाफ्राम यहाँ पे होगा। ठीक है, तो अब आपका स्टाफ इंटरसेप्ट है, चलिए यहाँ से आपने एक इंटरसेप्ट किया स्टाफ का तो आपको ए रीडिंग मिली। ठीक, राइट। अब हम जब स्टाफ को यहाँ ले गए, यहाँ पे ले गए, अब अच्छा जब हम स्टाफ हमारा इस पॉइंट ए पे था तो आपका ए एंगल अल्फा था, पैरालैक्टिक एंगल। जब यहाँ पे ले गए तो जो स्टेडिया इंटरसेप्ट होते हैं वायर के, वो इस हिसाब से एडजस्ट किए कि हमारा इंटरसेप्ट जो भी हो लेकिन एंगल जो है चेंज ना करे, एंगल नहीं, स्टाफ इंटरसेप्ट चेंज ना हो, कुछ इस तरह। यानी स्टाफ का इंटरसेप्ट उतना ही था जो कि पोजीशन ए पे है, लेकिन अब ये पैरालैक्टिक एंगल बीटा हो गया। क्या हो गया, बीटा। पहले क्या था, अल्फा, ए अल्फा। तो मूवेबल हेयर मेथड में यही होता है कि स्टाफ इंटरसेप्ट चेंज नहीं हो रहा, लेकिन हमारा जो स्टेडिया इंटरसेप्ट है वो चेंज हो रहे हैं। ठीक, अब दूसरा है फिक्स्ड हेयर मेथड। फिक्स्ड हेयर मेथड में क्या होता है कि जो स्टेडिया वायर इंटरसेप्ट हैं वो चेंज नहीं होंगे, जबकि स्टाफ इंटरसेप्ट चेंज होगा। कैसे, जो कि जनरली नॉर्मली हम लोग देखते भी हैं। सपोज करिए आपका एक इंस्ट्रूमेंट है, आपका ये टेलीस्कोप, ठीक, आपका इंटरसेप्ट एक स्टाफ का पोजीशन दूसरा ये है, ये इंटरसेप्ट ऐसे कुछ है। यहाँ पे देखें इंटरसेप्ट S1 है और यहाँ पे S2 है, चेंज है कि नहीं है, लेकिन जो स्टेडिया इंटरसेप्ट है वो चेंज नहीं होगा। अब पॉइंट 3 क्या है, टेंजेंशियल हेयर मेथड। टेंजेंशियल हेयर मेथड क्या होता है, इसमें स्टेडिया वायर्स यूज नहीं करते, ये एक्चुअली ट्रिग्नोमेट्रिकल कॉन्सेप्ट
टेंजेंशियल हेयर मेथड में क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिकल प्रोसेस यूज करते हैं, इसमें कोई स्टेडिया हेयर्स हम यूज नहीं करते, यानी स्टेटमेंट 1 2 3 ऑल आर करेक्ट। तो जो ऑप्शंस हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट ऑफ ए थियोडोलाइट इज। देखिए मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट क्या होता है, मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं एफ बाई आई से, और एडिटिव कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करते हैं एफ प्लस डी से। अच्छा, एफ क्या होता है, वेयर एफ इज ए फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। इसे फोकस करें कि ऑब्जेक्टिव लेंस का ये फोकस डिस्टेंस होती है, फोकस लेंथ होती है। आई इज द स्टेडिया हेयर इंटरवल, और डी इज द डिस्टेंस बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ ऑब्जेक्ट लेंस एंड एक्सिस ऑफ थियोडोलाइट। ठीक है, तो इसे बोलते हैं एडिटिव कांस्टेंट और इसे बोलते हैं मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट। ठीक, थोड़ा इसको हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। सपोज करिए आपका एक थियोडोलाइट है, टेलीस्कोप है, टेचोमीटर, जो भी मान लीजिए, ये इंस्ट्रूमेंट स्टेशन है, ये आपका स्टाफ है। अब यहाँ ये आपका जो स्टेडिया इंटरसेप्ट आई है और ये फोकस पॉइंट है एफ। तो ये ऑब्जेक्टिव लेंस है, ऑब्जेक्टिव लेंस और इंस्ट्रूमेंट स्टेशन के बीच जो डिस्टेंस है वो स्मॉल डी है, और ऑब्जेक्टिव से फोकस के बीच जो डिस्टेंस है उसे एफ बोलते हैं। और ये आपका ऑप्टिकल पॉइंट है, एक ए स्टेडिया इंटरसेप्ट है, एक रेज आती है जो फोकस पॉइंट से होते हुए यहाँ पे चली जाती है, दूसरा इधर, तो इसे बोलते हैं स्टाफ इंटरसेप्ट एस। अच्छा, ऑब्जेक्टिव से स्टाफ तक की जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है उसे हमने स्मॉल यू से रिप्रेजेंट किया, और इसे जो होता है इंस्ट्रूमेंट स्टेशन या जो टर्नियल एक्सिस है, जैसे इस तरह इस लाइन से हमने प्लॉट किया है, यहाँ से लेके स्टाफ के बीच जो डिस्टेंस है उसे हमने नाम दिया कैपिटल डी। क्या नाम दिया, कैपिटल डी। तो यानी कैपिटल डी बराबर स्मॉल यू प्लस डी, राइट और नॉट राइट, स्मॉल यू प्लस डी। तो अब इस कैपिटल डी को हम लिखते हैं लेंस फार्मूला यूज करके, के एस प्लस सी, के एस प्लस सी। के जो होता है वो मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू एफ बाई आई होती है, एस स्टाफ इंटरसेप्ट होता है, सी क्या होता है, एडिटिव कांस्टेंट होता है। एडिटिव कांस्टेंट जो होता है एफ प्लस डी होता है, एफ प्लस क्या होता है, एफ प्लस डी। फॉर पैरालैक्टिक एनालैक्टिक लेंस, टेक्योमेट्रिक में हम एनालैक्टिक लेंस भी यूज करते हैं, उसमें क्या होता है एडिटिव कांस्टेंट 0 हो जाता है, और जो मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट होता है उसकी वैल्यू 100 ले लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जो इसका ऑप्शन है मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट ऑफ थियोडोलाइट इज ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। If the staff is held normal to the line of sight and the angle of elevation and depression are kept same, then horizontal distance between the instrument station and staff station computed by observation will be। देखिए जब आपका एंगल ऑफ एलिवेशन होगा, ठीक है, सिंस एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन इज सेम, और जो हमारा स्टाफ है वो नॉर्मल टू द लाइन ऑफ साइट है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन के केस में जो इंस्ट्रूमेंट स्टेशन और स्टाफ के बीच हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होगी वो ज़्यादा होगी कंपेरेटिवली द इन केस ऑफ डिप्रेशन। कैसे, आइए देखते हैं। सपोज करिए ये आपका एंगल ऑफ एलिवेशन का केस है, ये आपका स्टाफ है और एक हॉरिजॉन्टल लाइन हमने प्लॉट कर लिया है, हॉरिजॉन्टल लाइन। मैं आपको कैलकुलेशन करके नहीं बट एक लॉजिकल वे में शो करके दिखाता हूँ। तो आप सपोज करिए ये चूँकि आपका इंस्ट्रूमेंट स्टेशन ये था, तो स्टाफ और इंस्ट्रूमेंट के बीच जो डिस्टेंस है कुछ ये है जो डॉटेड लाइन से शो है। अच्छा, हमने ये एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, तो यहाँ से यहाँ के बीच में डिस्टेंस मान लेते हैं कितना है x, और ये डिस्टेंस कितना है y। तो इंस्ट्रूमेंट से स्टाफ के बीच डिस्टेंस कितनी हो गई x प्लस वाई, राइट और नॉट। अच्छा, ये जो एंगल है मान लेते हैं अल्फा है जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, तो यहाँ पे x प्लस वाई, x क्या है आप देख सकते हैं जो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है
उससे और ए डिस्टेंस है और वाई क्या है, ए, एक्स प्लस वाई। अब हम इन केस ऑफ डिप्रेशन लेते हैं। सपोज करिए आपका ए एक लाइन ऑफ साइट डिप्रेशन में, अब इसके परपेंडिकुलर एक स्टाफ हम हेल्ड करते हैं, यूँ करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, इसके परपेंडिकुलर एक स्टाफ हेल्ड करते हैं। ये आपका ग्राउंड लेवल है, ये ग्राउंड लेवल है, ठीक है। अब हमने क्या किया, आपका ये इंस्ट्रूमेंट स्टेशन था, ठीक, एक हॉरिजॉन्टल लाइन प्लॉट किया इस तरह डॉटेड डॉटेड करके। चलिए अब हमने क्या किया, फिर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया इस तरह। अच्छा, इस इंस्ट्रूमेंट स्टेशन और स्टाफ के बीच जो डिस्टेंस है मेरे भाई ए है, ए है। अच्छा, अब हमने जो अच्छा ए लाइन कितना है, ए लाइन एंगल ऑफ डिप्रेशन अल्फा ही है, जैसे जो कि एंगल ऑफ एलिवेशन के बराबर। जब हमने ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ए डिस्टेंस जैसे कि हमने पीछे क्या माना था, एक्स मान लिया, राइट और नॉट। तो आप ये ऑब्जर्व कर सकते हैं, अब जो ए डिस्टेंस होगा, ए जो कि स्टाफ और इंस्ट्रूमेंट के बीच है, वो पहले के कंपेरेटिवली कम है कि नहीं, उसमें प्लस समथिंग करना पड़ रहा था, इसमें ऐसा नहीं। अब इसे आप एक मैथमेटिकल फार्मूला दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, इफ द स्टाफ इज हेल्ड नॉर्मल टू द लाइन ऑफ साइट एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन आर केप्ट सेम, देन द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द इंस्ट्रूमेंट स्टेशन एंड द स्टाफ स्टेशन कंप्यूटेड बाय ऑब्जर्वेशन विल बी ग्रेटर एट एंगल ऑफ एलिवेशन देन एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, if the intercept on a vertical staff is observed as a 0.75 meter from a tachyometer, the horizontal distance between the tachyometer and staff station is, जैसा कि हमने पढ़ा था horizontal distance between the tachyometer and staff is क्या होता है, अच्छा horizontal distance between staff and tachyometer, tachyometer मतलब इंस्ट्रूमेंट स्टेशन मतलब टर्नियल एक्सिस से क्या होता है, उसे हमने डी से रिप्रेजेंट किया था, और डी क्या होता है, के एस प्लस सी क्या होता है एडिटिव कांस्टेंट, के क्या होता है मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट, एस क्या होता है इंटरसेप्ट। चूंकि यहाँ पे एडिटिव कांस्टेंट नहीं दिया है तो हमने मान लिया एनालिटिक लेंस टैक्योमीटर में यूज है, और इसलिए जो एडिटिव कांस्टेंट होगा वो 0 होगा, और जो हमारा F/I है जिसे हम बोलते हैं मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट, दैट विल बी 100, और जो स्टॉप इंटरसेप्ट है वो 0.75 मीटर है, तो यानी आंसर क्या हो जाएगा 75 मीटर, 75 मीटर, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर ए टैक्योमीटर द एडिटिव एंड मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट और रेस्पेक्टिवली, चूंकि इन्होंने टैक्योमीटर इन द केस ऑफ एनालिटिक लेंस, जब हम टैक्योमीटर में एनालिटिक लेंस यूज करते हैं तो हमने बताया कि जो एडिटिव कांस्टेंट होता है वो 0 और जो हमारा मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट होता है वो 100 के बराबर हो जाता है। तो फॉर ए टैक्योमीटर द एडिटिव एंड मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट विल बी 0 एंड 100, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट ग्लास इज 25 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट ग्लास की जो फोकल लेंथ है वो 25 सेंटीमीटर एंड डिस्टेंस फ्रॉम ऑब्जेक्ट ग्लास टू द टर्नियल एक्सिस इज 15 सेंटीमीटर, द डिस्टेंस फ्रॉम द ऑब्जेक्ट ग्लास टू द टर्नियल एक्सिस इज 15 सेंटीमीटर, द एडिटिव कांस्टेंट इज, जैसा कि हमने बताया था एडिटिव कांस्टेंट क्या होता है एफ प्लस डी, एफ क्या होता है फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट ग्लास, डी क्या होता है टर्नियल एक्सिस जिसे हम बोलते हैं इंस्ट्रूमेंट स्टेशन से लेके ऑब्जेक्ट ग्लास के बीच में लेंथ, तो यानी एफ आपका 25 सेंटीमीटर एंड ऑब्जेक्ट ग्लास और टर्नियल एक्सिस के बीच 15, तो यानी आपका एडिटिव कांस्टेंट क्या हो जाएगा 40 सेंटीमीटर, जिसे 0.4 मीटर भी लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, if the spacing of crosshairs in stadia diaphragm of tachyometer is 1.2 mm and the focal length of object glass is 24 cm, the multiplying constant of tachyometer, देखिए थोड़ा ये अच्छा क्वेश्चन है। आपका ये स्टेडिया डायफ्रागम है, क्या है स्टेडिया डायफ्रागम, जिसमें वर्टिकल क्रॉस हेयर्स और कुछ 3 हमने हॉरिजॉन्टल क्रॉस हेयर्स दिखाए। तो हमने बोला स्पेसिंग बिटवीन द क्या है स्पेसिंग ऑफ क्रॉस हेयर्स
इफ़ द स्पेसिंग ऑफ क्रॉस हेयर्स इन स्टेडिया डायफ्रागम ऑफ टैकोमीटर इज 1.2 है, चूँकि इसमें जो क्रॉस हेयर्स है वो 3 है, तो जो स्पेसिंग होगी यानी किन्हीं दो के बीच में वो कितना है 1.2 mm, 1.2 mm। यदि ये बोलता स्टेडिया क्रॉस हेयर इंटरसेप्ट, तो इसका मतलब इस क्रॉस हेयर और इस क्रॉस हेयर के बीच का डिस्टेंस, चूँकि ये स्पेसिंग दिया है तो इसका मतलब ये दे रखा है 1.2 mm। ठीक, अब बोल रहे हैं अच्छा, अब जब स्पेसिंग 1.2 mm हुआ तो आप बता सकते हैं स्टेडिया क्रॉस हेयर इंटरसेप्ट कितना हो जाएगा 1.2 × 2 यानी कितना हो जाएगा 2.4 mm, 2.4 mm। अब ये कह रहे हैं कि फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट ग्लास इज 24 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ 24 सेंटीमीटर है। द मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट क्या हो जाएगा F/I, तो F कितना है 24 सेंटीमीटर, यानी mm में बदल लें 24 × 10 अपॉन 2.4 कितना हो जाएगा 100। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओवरटर्निंग ऑफ व्हीकल्स ऑन ए कर्व कैन बी अवॉइडेड बाय यूजिंग। ओवरटर्निंग क्या होता है, जनरली हम ट्रांजिशन कर्व का यूज तब करते हैं जहाँ पे जब हम सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करना होता है, और कहीं न कहीं ये पर्पज होता है कि हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को ताकि प्रॉपरली मेंटेन कर सकें और ओवरटर्निंग ऑफ व्हीकल को रिड्यूस कर सकें। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। इसका डिटेल डिस्कशन हम लोग हाईवे इंजीनियरिंग में करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंट ग्रेड्स आर ज्वाइंट टुगेदर बाई। देखिए डिफरेंट ग्रेड्स ज्वाइन क्यों करते हैं, डिफरेंट ग्रेड्स आर ज्वाइंट टुगेदर बाई वर्टिकल कर्व। वर्टिकल कर्व्स क्या क्यों प्रोवाइड करते हैं डिफरेंट ग्रेड्स को ज्वाइन करने के लिए। सपोज करिए एक आपका एक समिट कर्व है, तो आपका जब ये राइजिंग ग्रेड है असेंडिंग और ये डिसेंडिंग ग्रेडियंट है, अब इन दोनों ग्रेडियंट को आप ज्वाइन करते हो और इनके मिलाते हुए क्या बनाते हो वर्टिकल कर्व। इसी तरह से आपका वैली कर्व भी होता है इस तरह। तो यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, डिफरेंट ग्रेड्स आर ज्वाइंट टुगेदर बाय वर्टिकल कर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंगल सबटेंडेड बाय द लॉन्ग कॉर्ड ऑफ ए सिंपल सर्कुलर कर्व एट इट्स सेंटर इज इक्वल टू। देखिए क्या है, सपोज करिए आपका ये सर्कुलर कर्व है, ये आपका सर्कुलर कर्व है, तो जो एक कॉर्ड होती है इनिशियल स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ कर्व या फिनिशिंग पॉइंट ऑफ कर्व होता है, ये सर्कुलर कर्व है। क्या है सर्कुलर कर्व। इन दोनों पॉइंट को मिलाने वाली जो लाइन होती है उसे नाम देते हैं लॉन्ग कॉर्ड। क्या नाम देते हैं लॉन्ग कॉर्ड, लॉन्ग कॉर्ड। अच्छा कोई और कॉर्ड हो जैसे इस तरह से मिला दिया है, इस तरह मिला दिया, ये कहलाते हैं सब कॉर्ड्स। क्या कहलाते हैं सब कॉर्ड्स। अब यहाँ से इसके यदि हम पॉइंट खोजें तो इसे बोलते हैं इनिशियल टेंजेंट, और ये जो होता है फाइनल टेंजेंट। इन दोनों टेंजेंट्स के बीच में जो ए एंगल होता है, जो ए एंगल होता है ये, इसका नाम हमने नाम दिया डेल्टा। इस डेल्टा को हम बोलते हैं डिफ्लेक्शन एंगल, और इसी डिफ्लेक्शन एंगल के बराबर ए वाला एंगल होता है। तो क्या बोल रहे हैं, द एंगल सबटेंडेड बाय द लॉन्ग कॉर्ड ऑफ ए सिंपल सर्कुलर कर्व एट इट्स सेंटर इज इक्वल टू डिफ्लेक्शन एंगल, यानी एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है आज के लिए इतना ही। तो आज एक क्वेश्चन नंबर 150 जो कि लास्ट था। उम्मीद करता हूँ मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट बनाएंगे।